वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गंदौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर का एक पेपर एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें थर्ड इकाई का फर्स्ट कंटेंट चल रहा है गत संकलन, डेटा कलेक्शन, टूल्स एंड टेक्निक्स, उपकरण और प्रविधियां। तो उसके बारे में हमने बात किया है। आज हम बात करेंगे आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर, आंकड़े के प्रकार और आंकड़ों की प्रकृति में प्रकार में हम दो बात करेंगे। एक तो आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर, दूसरा आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर आंकड़ों की प्रकार क्या है। तो आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर दो तरीके के हैं, एक तो परिणामात्मक आंकड़े और एक गुणात्मक आंकड़े। तो क्या होते हैं आंकड़े, उसके बारे में बात करते हैं। आंकड़ों के प्रकार की हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान के शोध में प्रयुक्त होने वाले आंकड़ों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया है। पहला है आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर, दूसरा है आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर। तो आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर वापस पुनः दो वर्गीकरण किया है। परिणामात्मक आंकड़े, क्वांटिटेटिव डेटा, ऐसे आंकड़े जो अंकीय स्वरूप में प्रस्तुत होते हैं और उनके विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, वे परिणात्मक और गणनात्मक आंकड़े कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कहलाते हैं। आयु, ऊंचाई, लंबाई, घंटे तथा वजन इसी श्रेणी के आंकड़े हैं। आप इसको एक लिख दीजिए। एक हो गई आयु, लंबाई, ऊंचाई, वजन, घंटे, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा हम बात करते हैं इसमें है कि परिणामात्मक आंकड़े चीजों को परिभाषित करते हैं। ऐसे आंकड़े हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन को बताते हैं। परिणामात्मक आंकड़े सत्य चरों, एक रेंज या वर्ग से संबंधित हो सकते हैं, असत्य खंडित चरों से संबंधित हो सकते हैं, जिनमें कुछ भी संख्या प्रत्युत्तर मापन से मिली हो सकती है। जैसे दिन में कितनी सिगरेट पी, माह में कितनी फिल्में देखी, कितनी पुस्तकें पढ़ी। आयु समूह या आय समूह इत्यादि को वर्ग, क्लास में बांधा जा सकता है, अतः इन्हें वर्गीकृत या सामूहिक आंकड़े कहा जाता है, जिससे परिणात्मक आंकड़े गुणात्मक विवेचन से प्राप्त होते हैं। नंबर 2 है गुणात्मक आंकड़े, क्वालिटेटिव, क्वालिटी आती है इसमें, क्वालिटेटिव डेटा। ऐसे आंकड़े जो चरों का विश्लेषक या गुण संबंधी व्याख्या करते हैं, उन्हें गुणात्मक या गुणात्मक आंकड़े कहा जाता है। ऐसे आंकड़ों को भी सांख्यिकीय रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। रंग, स्वभाव, लिंग, आचरण, परिणाम, मनोबल ऐसी श्रेणी के आंकड़े हैं। जैसे कोई कहे पसंदीदा रंग नीला, लंबा कद, देशभक्ति, फिल्मों का शौक इत्यादि गुणात्मक आंकड़े हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे आंकड़े मानवीय विवेकशीलता, ह्यूमन जजमेंट को बताते हैं। इनका अवलोकन होता है। गुणात्मक आंकड़े निम्न रूपों में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। गुणात्मक आंकड़े के निम्न रूपों में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। संज्ञानात्मक, नॉमिनल डेटा, संज्ञात्मक, इसका पहला है संज्ञात्मक आंकड़े। और संज्ञात्मक आंकड़े क्या कहते हैं? ये वे आंकड़े होते हैं जिनमें प्राकृतिक क्रम नहीं होता। जैसे खिलाड़ियों की शर्ट पर लिखी संख्या एक कक्षा के विद्यार्थियों का क्रम संख्या, ये एक संज्ञात्मक आंकड़े है। दूसरे है ऑर्डरली, यानी कि क्रमवार। नंबर दूसरा है क्रमवार आंकड़े। क्रमवार आंकड़े ये वे आंकड़े होते हैं जिनमें क्रम होता है और जिन्हें क्रम रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे परीक्षा परिणाम, सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब एक ही चर दो रूपों में प्रयुक्त हो सकता है, जैसे आयु या आय परिणात्मक आंकड़े हैं, किंतु आयु समूह या आय समूह क्रमवार गुणात्मक आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अब आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े स्वयं शोधकर्ता द्वारा मौलिक एवं नवीन एकत्रित आंकड़े होते हैं। इसको भी लिख दीजिए, आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर। यह हो गया, आप इसको लिखते जाइएगा। आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर परिणाम और गुणात्मक, गुणात्मक तो संज्ञानात्मक आंकड़े और क्रमवार आंकड़े।
मौलिकता के आधार पर, मौलिकता के आधार पर क्या है देखते हैं। मौलिकता के आधार पर एक तो हो गया प्राथमिक आंकड़े, और दूसरा हो गया द्वितीयक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े। स्वयं शोधकर्ता द्वारा मौलिकता तथा नवीन एकत्रित आंकड़े होते हैं। नंबर 2 द्वितीयक आंकड़े, पहले से किसी भी प्रारूप में उपलब्ध आंकड़े जो दूसरों द्वारा संकलित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आंकड़ा संग्रहण के उपकरण, यानी कि दत्त समक जो भी है उसके संग्रहण के उपकरण कौन कौन से हैं। प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़े समझ में आया। देखो, स्वयं शोधकर्ता द्वारा मौलिक तथा नवीन एकत्रित आंकड़े होते हैं। एकदम व्यक्ति शोधकर्ता जो होता है वो खुद एकत्रित करता है, वो एक तरीके से प्राथमिक आंकड़े हो गए। और पहले से किसी भी प्रारूप में उपलब्ध आंकड़े जो दूसरों द्वारा संकलित किए जाते हैं वो आपके द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। अब आंकड़ों के संकलन में हम बात करते हैं। आंकड़ा कहो, डेटा कहो, आंकड़ा, डेटा, दत्त, समक, कुछ भी कह सकते हैं। संग्रहण के उपकरण, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, है ना, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। तो पहला है एक तो प्रश्नावली, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनरी, प्रश्नावली क्वेश्चनरी। समझते इसको, सारी बात समझते इसकी एक एक करके। देखो, प्रश्नावली जो होती है, प्रश्नावली दो शब्द प्रश्न प्लस अवली का संधि है, जो शब्दों की सूची, कतार, पंक्ति या श्रृंखला का अर्थ देती है। यहाँ प्रश्नावली से तात्पर्य यह है कि शोधकर्ता में प्रयुक्त होने वाली उद्देश्यपूर्ण शोध प्रणाली से है। प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने के लिए यह विधि अत्यंत लोकप्रिय मानी जाती है, जो अनेक खुले या बंद प्रकृति के प्रश्नों से युक्त होती है तथा उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है। सामान्यतः शोधकर्ता द्वारा डाक से प्रश्नावली उत्तरदाता एक भेजी जाती है। आजकल ईमेल का उपयोग किया जाता है और उत्तरदाता प्रश्नावली को रखकर वापस शोधकर्ता तक लौटा देता है। पीवी यंग तथा लुंडबर्ग दोनों ही यह मान्यता है कि अनुसूची और प्रश्नावली दोनों लगभग एक है, समान सिद्धांतों पर टिकी है। लुंडबर्ग ने प्रश्नावली का विशेष प्रकार की अनुसूची माना जो प्रयोग की दृष्टि से भिन्न है, वहीं पीवी यंग इन दोनों की पूरक मानती है तथा प्रयोग की दृष्टि से भिन्नता स्वीकारती है। दूर दराज के क्षेत्र तथा व्यापक समूह और सर्वेक्षण जांच सहज उपकरण प्रश्नावली है। ये हो गया प्रश्नावली। अब इसकी अर्थ और परिभाषा पढ़ते हैं। गुड्डे एवं भट्ट कहते हैं कि सामान्य प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता द्वारा भेजे जाने वाले प्रपत्र का उपयोग होता है। लिख लीजिए इसको, परिभाषा प्रश्नावली की। गुड्डे एवं भट्ट के अनुसार, गुड्डे एवं भट्ट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र का उपयोग किया जाता है।
किया जाता है। ये गुड डे हॉट्स के अनुसार है। सामान्यतः प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर द्वारा प्राप्त करने हेतु प्रपत्र उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र का उपयोग किया जाता है। दूसरे उदाहरण में जेडी पॉप मानते हैं। ये तो हो गया गुड डे, लिख दीजिए इसको। दूसरे विद्वान हुए हैं जेडी पॉप। ये कहते हैं कि प्रश्नों का एक ऐसा समूह है, प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जिनका उत्तर स्वयं उत्तरदाता बिना किसी शोधकर्ता या प्रगणक की सहायता से देता है। एक और विधान हुए हैं बोगार्ट्स प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची है। प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। यानी कि जेडी पॉप कहते हैं कि प्रश्नावली प्रश्नों का एक ऐसा समूह है जिनका उत्तर स्वयं उत्तरदाता बिना किसी शोधकर्ता या प्रगणक की सहायता से देता है। बिना किसी शोधकर्ता, प्रश्नावली के प्रश्न किए हैं तो शोधकर्ता जो होता है या तो उसमें कोई शोधकर्ता नहीं होता है या प्रगणक कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता और उसमें सहायता से बिना प्रश्न दे सकता है उसके। बोगार्ट्स कहते हैं कि प्रश्नावली की विभिन्न व्यक्तियों का उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक लिस्ट है, ऐसा इनका मानना है। दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों लिख दीजिए। आगे हम बात करते हैं अगले विद्वान सी पाओ यंग के अनुसार। पाओ यंग अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है। प्रश्नों की एक अनुसूची है जो कि अनुसूचित या सर्वेक्षण निर्देशन के रूप से कुछ चयनित व्यक्तियों के पास
डाक द्वारा भेजी जाती है। चलो लिख दीजिए। अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है जो अनुसूचित या संरक्षण निर्देशन के रूप में कुछ चयनित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, ऐसा इन्होंने बताया है। कलिजर कहते हैं प्रश्नावली का तात्पर्य किसी भी ऐसे उपकरण से है जिनमें कई प्रश्न मद पाए जाते हैं, उनका उत्तर व्यक्ति स्वयं प्रदान करते हैं। यह मूलतः स्वप्रशासित सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन उपकरण है जिनमें प्राय बंद अथवा निश्चित विकल्प के प्रश्न होते हैं। इस प्रकार हम प्रश्नावली की निम्नलिखित विशेषता वर्णित कर सकते हैं। नंबर 1, शोध प्रश्नावली किसी विषय अर्थात समस्या से जुड़े प्रश्नों को लिखित प्रकाशित सूची होती है। दूसरा, इसमें प्राय सरल एवं व्याख्यात्मक तथा बंद विकल्पों से युक्त प्रश्न होते हैं। इसमें प्राय सरल, स्वव्याख्यात्मक और बंद विकल्पों से युक्त प्रश्न होते हैं। तीसरा, इसे डाक या ईमेल से उत्तरदाता तक भेजा जाता है तथा प्रश्नों के उत्तर देने के बाद उत्तरदाता उसे वापस शोधकर्ता तक भेज देता है। चौथा, इसका उपयोग केवल शिक्षित व्यक्ति के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मात्र शिक्षित व्यक्ति के लिए। और पांचवा है, इसे व्यापक क्षेत्र अथवा अधिक संख्या वाले निर्देशन में प्रयुक्त किया जाता है। छठा, प्रश्नावली उपकरण उन्हीं मुद्दों के लिए काम में लिया जाता है जो सुगम्य, सरल तथा सभी की समझ आने वाले विषय हो। अब सातवां है, प्रश्नावली में उद्देश्यपूर्ण तथा क्रमबद्ध तरीके से सरल प्रश्न रखे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रश्नावली के प्रकार, टाइप्स और क्वेश्चनरीज। इसको लिख दीजिए आप, प्रश्नावली के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरीज। प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली के प्रकार में प्रश्नों की प्रकृति, शैली, प्रकार, उद्देश्य, विशिष्टता इत्यादि के आधार पर प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? दोनों प्रकार प्रश्नावली के दो प्रकार बताए हैं। पहली है तथ्यों की प्रश्नावली, तथ्यों की प्रश्नावली, और दूसरी है अभिमत तथा अभिवृत्ति प्रश्नावली। अभिमत तथा अभिवृत्ति प्रश्नावली। पीवी यंग के अनुसार दो रूप बताए हैं। पीवी ये तो बताए हैं आपके, ये दोनों बताए, किसका बताए हैं? लुंडबर्ग, विद्वान हुए हैं लुंडबर्ग। और दूसरा पीवी यंग बताते हैं, पहला संरक्षित प्रश्नावली और दूसरा है असंरक्षित। ये बताया है पीवी यंग ने बताया है। तो संरक्षित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर क्वेश्चन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी प्रश्नावली जिसे उत्तरदाताओं के पास जाने से पूर्व ही निर्धारित कर लिया जाता है और सामान्यतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, संरक्षित प्रश्नावली कहलाती है। जैसा कि उत्तरदाता के पास जाने से पूर्व ही निर्धारित कर लिया जाता है कि सामान्यतः कौन से परिवर्तन नहीं किए जा सकते, वो एक संरक्षित प्रश्नावली कहलाती है। सेलीज एवं यहूदा ने इसे मानकीकृत प्रश्नावली नाम दिया है। पीवी यंग कहते हैं कि संरक्षित प्रश्नावली वह होती है जिसमें निश्चित, स्पष्ट तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों को स्पष्टीकरण मांगने या अधिक विस्तृत उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा, एरिया से सूचनाएं एकत्रण हेतु संरक्षित
प्रश्नावली प्रयुक्त की जाती है। ऐसी प्रश्नावली में सरल तथा लोकप्रिय विषय रखे जाते हैं और सामान्यतः उत्तरदाता वर्ग की एक समान प्रकृति का होता है। प्रश्नों की क्रमबद्धता और सरलता आवश्यक मानी जाती है। यह होगी आपकी संरक्षित प्रश्नावली। दूसरी हम बात करते हैं असंरक्षित प्रश्नावली। तो असंरक्षित प्रश्नावली उसे कहते हैं प्रश्नावली वर्गीकरण का यह विवादास्पद प्रकार है, अर्थात विद्वानों की राय भिन्न भिन्न है, क्योंकि असंरक्षित प्रश्नावली की विशिष्टताओं के विपरीत है। स्थूल अर्थों में ऐसी प्रश्नावली केवल एक मार्ग निर्देशिका होती है तथा उसमें सभी पूर्व निर्धारित नहीं होते। केप्ट का कहना है कि असंरक्षित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कुछ निश्चित विषय क्षेत्रों का समावेश रहता है, जिनके बारे में शोधकर्ता साक्षात्कार के दौरान सूचनादाता से प्रश्न पूछेगा। इस प्रणाली में शोधकर्ता प्रश्नों के स्वरूप तथा क्रम का पुनर्निर्धारण करने में स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार असंरक्षित प्रश्नावली वास्तव में प्रश्नावली न होकर साक्षात्कार में सहायता देने वाली निर्देशिका सूची भर है। इसीलिए अधिसंख्यक विद्वान पीवी यंग ने इस वर्गीकरण को नकारते हैं, क्योंकि साक्षात्कार या अनुसूची का प्रकार तो हो सकता है और प्रश्नावली का नहीं। थर्ड है बंद प्रश्नावली। ये तो पीवी यंग हो सकता है। और तीसरी है अतिरिक्त प्रकार में बात करते हैं हम, ये तो पीवी यंग। तीसरा बंद प्रश्नावली, क्लोज क्वेश्चनरीज, बंद प्रश्नावली, ये अलग से है। इसे प्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न के समक्ष उत्तर के रूप में सीमित विकल्प उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक को उत्तरदाता द्वारा चुना जाता है। अर्थात उत्तरदाता के पास सीमित संख्या में उत्तर रहते हैं। इससे शोधकर्ता को सारणीयन और विश्लेषण कार्य करने में सरल हो जाता है। बंद प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं: क्या आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं? आपकी औपचारिक शिक्षा का स्तर है? आपकी राय में कैंसर रोग के विस्तार का मुख्य कारण है? ये इस तरीके के प्रश्न बंद प्रश्नावली कहलाते हैं। अब चौथा है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनरीज। खुली प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली जिसमें प्रश्न के सम्मुख उत्तर के विकल्प न देकर उसे खाली छोड़ दिया जाता है तथा उत्तरदाता अपनी इच्छा अनुसार उत्तर दे देता है, उसे खुली प्रश्नावली कहते हैं। इस विधि से विविध प्रकार के उत्तर प्राप्त होते हैं, किंतु शोधकर्ता के लिए कोडिंग, सारणीयन और विश्लेषण कार्य जटिल हो जाता है। ऐसी प्रश्नावली का उपयोग सुझावों, अभिव्यक्तियों और निजी विचारों को जानने के लिए अधिक किया जाता है। खुले प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे आपकी राय में भारत के प्रशासनिक भ्रष्टाचार का कारण क्या है? बहुत सारी लाइनें होती है, इसमें आपको लिखना पड़ता है। फिर क्या आप परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने का सुझाव देना चाहेंगे? तो इस तरीके की जो प्रश्नावली होती है वो खुली प्रश्नावली होती है। विद्यार्थियों, आपने एलबीएस गोंदरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक या सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।